ओके तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में अभी तक हमने क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इन सब के बारे में बात करी। उसके बाद हम हेलो एल्केन्स के रिएक्शंस की तरफ आए, जिनमें मैंने 3 टाइप्स की रिएक्शंस बताई: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शंस विद मेटल्स, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस म्यूचुअली कॉम्पीटिंग रिएक्शंस हैं। म्यूचुअली कॉम्पीटिंग रिएक्शंस मतलब जो स्पीशीज सब्स्टिट्यूशन कराने में कैपेबल है वो एलिमिनेशन कराने में भी कैपेबल है, पर वो कितना कैपेबल है ये उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, एज अ बेस, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो कई सारी चीजें हैं जो डिसाइड करने में मदद करेंगी कि किन कंडीशंस में कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो चलिए, लास्ट टाइम हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शंस के भी दो मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर एंड एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर के लिए तो बेस की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती है। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन तो वीक बेसिस के साथ भी हो सकता है। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, मतलब E1 मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप वही है जो SN1 मैकेनिज्म का है। फर्स्ट स्टेप तो सेम है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। उसके बाद अगर कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है तो वो भी दोनों में ही होगा। बस अगर हायर टेम्परेचर है तो फिर एलिमिनेशन की तरफ चली जाएगी रिएक्शन, और लोअर टेम्परेचर है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज अ रिएक्टेंट अटैक कर देंगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। SN1 रिएक्शंस यूजुअली वीक न्यूक्लियोफाइल्स करवाते हैं। SN1 रिएक्शंस आमतौर पर तब होती हैं जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स SN1 रिएक्शंस सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस होती हैं, जिनमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, बात चल रही थी एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर की। एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर करवाने के लिए बेस की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक दो बातें लिख लेते हैं, पिछली बार भी कुछ हद तक मैंने इस बारे में बोला था। न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर ए स्ट्रॉन्ग बेसिस, जिनकी H+ को लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, such nucleophiles favor elimination over substitution. Nucleophiles that are strong bases favor elimination over substitution. एलिमिनेशन जब स्ट्रॉन्ग बेस से करवाया जाता है तो वो बायमॉलिक्यूलर पाथ से होता है। ठीक है ना, इसके लिए अपन ने 3 रिएजेंट्स मेनली मेंशन किए थे। एक तो NH2- अमाइड आयन इन अमोनिया, दूसरा है एल्कोक्साइड आयन RO- इन ROH अल्कोहल, और तीसरा है अल्कोहलिक KOH। ये 3 रिएजेंट्स यूजुअली E2 मैकेनिज्म के लिए यूज किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर बल्की, जिनको अल्फा कार्बन पर एक ट्रायंगुलर फेस के थ्रू एंटर करके अल्फा कार्बन पर डायरेक्ट अटैक करने में मुश्किल आती है, हिंड्रेंस फील होता है, सच न्यूक्लियोफाइल्स फेवर एलिमिनेशन। वो SN रिएक्शन के बजाय एलिमिनेशन पाथ फेवर कर सकते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन। एक और बात जो ध्यान रखने की है, लास्ट टाइम भी बताई थी, हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शंस यूजुअली हायर टेम्परेचर्स पर फेवर होती हैं। हाई टेम्परेचर्स फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें ध्यान रखें। मोस्टली E2 पाथ फॉलो कराने के लिए हम RO- ROH ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द एल्काइल हैलाइड,
देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। अगर अपने पास एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और हम ETO माइनस ETOH ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, इथॉक्साइड आयन इन इथेनॉल। इथेनॉल तो यहाँ पर सॉल्वेंट है। इथॉक्साइड आयन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन के अराउंड 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, तो डायरेक्ट अल्फा कार्बन पर अटैक तो हो नहीं पाएगा। इस वजह से इथॉक्साइड आयन भले एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो, लेकिन वो SN2 पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम इन बीटा कार्बन्स के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराना चाहें तो वो पॉसिबल है, क्योंकि कॉर्नर वाले कार्बन के हाइड्रोजन पर एज सच कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। तो इथॉक्साइड आयन इस H+ को बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर कई सारी चीजें एक साथ होती हैं। एक तो ETO- और H+ का बॉन्ड बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक पाई बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से, और ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा। तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये E2 एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाए तो वो यहाँ पर एक्चुअली SN1 पाथ से बनेगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटायन रिलेटिवली स्टेबल होता है। यहाँ पर SN2 पाथ तो रूल्ड आउट है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होने के कारण। अगर थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा तो वो SN1 पाथ से कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के जरिए बनेगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के जरिए OET SN1 पाथ से। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के केस में देखा गया है कि E2 प्रोडक्ट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में मिलता है। ठीक है ना, 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर E2 प्रोडक्ट रहेगा। रिमेनिंग 10% ऑफ द अल्काइल हैलाइड SN1 पाथ करीब फॉलो करेगा। SN1 प्रोडक्ट वुड बी द माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर E2 पाथ फॉलो होकर एल्कीन बनने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि ये जो एल्कीन बन रहा है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से यूजुअली मोर स्टेबल एल्कीन्स बनते हैं। ठीक है ना, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मतलब एक स्टेबल एल्कीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एल्काइल ग्रुप्स जितने ज्यादा लगे रहें, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उतना ही ज्यादा आता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल। तो ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस एल्कीन। ठीक है ना, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, हायर एनर्जी है। उससे भी कम अल्काइल ग्रुप्स लगे रहें तो ये एल्कीन उससे कम स्टेबल है। फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन, दो अल्काइल ग्रुप्स वाली एल्कीन्स में ट्रांस 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा सिस 2 ब्यूटीन से। सिस 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ईथीन से। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे रहेंगे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के साथ एलिमिनेशन प्रोडक्ट के मेजर प्रोडक्ट बनने का कारण मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का बनना भी है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के साथ एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एक मोर स्टेबल एल्कीन बनता है। सर हाँ नीरज बोलो। सर एक बार ये ऊपर वाली रिएक्शन थोड़ा वापस समझा देना। यहाँ पर अपन ने एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये एज अ बेस जब एक्ट करेगा तो ये बीटा कार्बन जो है ना, अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन उनके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा
उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और ये वन स्टेप की प्रोसेस होती है जिसमें एथॉक्साइड आयन H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ से कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनेगा, हेलोजन रिपार्ट करेगा। तो ये E2 मैकेनिज्म होगा जो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट यील्ड करेगा। इसके दो कारण हैं। पहला, एथॉक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा ये भी कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो एक मोर स्टेबल एल्कीन बना रहा है। इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर मोर फेवर्ड है स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हुए। अब हम दूसरे एल्काइल हैलाइड्स की तरफ चलते हैं। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कंसिडर किया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसके साथ भी सेम रिएजेंट, इसमें अब आप देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम हो रहा है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से जब हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की तरफ आए हैं तो अल्फा कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब डायरेक्ट अल्फा कार्बन पर अटैक करके हेलोजन को डिपार्ट कराना अब रिलेटिवली मोर फेवर्ड हो गया है। तो यहाँ पर SN2 पाथवे कुछ हद तक फॉलो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, इस कॉर्नर वाले बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दो पॉसिबल कॉम्पीटिंग रिएक्शंस है वो है SN2 एंड E2। 3 डिग्री में जो रिएक्शंस हुई थी वो E2 एंड SN1 थी। एक और बात ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। SN1 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं होती, क्योंकि कार्बोकेटायन जो है ना वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही स्टेबल हो पाता है, कार्बोकेटायन और रिजल्टिंग एनायन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जिनमें हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, हाइड्रोजन अटैच टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है ना। अगर लिक्विड अमोनिया है तो वो भी, इनको अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और SN1 रिएक्शन हो या फिर E1 रिएक्शन हो, E1 जिनमें कार्बोकेटायन बनता है, ये रिएक्शंस सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में नहीं होती, जैसे ईथर्स में, एसीटोन में, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जिसका मैंने नाम लास्ट टाइम बताया था, DMF में, DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें SN1 या E1 पाथ फॉलो नहीं होगी। तो ये सब चीजें अगर आप मन में बिठा लें तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा पाथवे फॉलो होने जा रहा है। यहां पर SN2 और E2 पाथवेज फॉलो होंगे, लेकिन E2 पाथवे अभी भी मोर फेवर्ड रहेगा। ऑब्जर्व किया गया कि E2 पाथवे से बनने वाला प्रोडक्ट यहां पर मेजर प्रोडक्ट होता है। SN2 पाथवे अगर फॉलो होगा तो अपन देखेंगे कि ईथर बनेगा। SN2 पाथ से ईथर बनेगा और E2 पाथ से एल्कीन बनेगा बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन से। यहां पर एलिमिनेशन अभी भी सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा फेवर्ड है, ठीक है ना। पिछले वाले केस में टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड में तो एलिमिनेशन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में था, सब्स्टिट्यूशन बहुत कम हो पा रहा था। सिंपली रेफरेंस के लिए अगर नंबर्स लिखूं तो 90% से भी ज्यादा जो यील्ड था वो E2 पाथ से था। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में अगर आप इथॉक्साइड आयन ले रहे हो तो भी एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट अभी भी माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन अब SN2 पाथ से होगा, क्योंकि इथॉक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अल्फा कार्बन्स पर अटैक करते हैं। ये भी ऑब्जर्व करो कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जब हम लेते हैं तो एक मोर स्टेबल एल्कीन बनता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स लेने पर एक रिलेटिवली लेस स्टेबल एल्कीन बन रहा है। तो अगर एलिमिनेशन प्रोडक्ट रिलेटिवली लेस स्टेबल बन रहा है तो फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट एलिमिनेशन पाथ फॉलो होना थोड़ा कम फेवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की तरफ आए, CH3CH2Cl,
CH3CH2Br, और इसके साथ भी सेम रिएजेंट यूज करें, इथॉक्साइड आयन इन इथेनॉल, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो आप ऑब्जर्व करो जैसे जैसे हम 3 डिग्री से 2 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ आ रहे हैं, अल्फा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती जा रही है, जो कि SN2 के फेवर में जा रहा है, और एल्कीन जो है ना वो लेस एंड लेस स्टेबल बनता जा रहा है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से मोर स्टेबल एल्कीन्स बनते हैं नॉर्मली, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से उससे कम स्टेबल बनते हैं, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से उससे भी कम स्टेबल एल्कीन्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर अगर अपन एल्कीन बनाने जाएं, यहाँ से H+ सब्सट्रैक्ट करवाएं, ये इधर ओवरलैप करेगा, ब्रोमाइड डिपार्ट करेगा, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट एल्कीन ईथीन बनेगा, और ईथीन अपने आप में सब्स्टिट्यूटेड तो है ही नहीं, इसके किसी भी कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा ही नहीं है, एल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है, तो ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है। तो जैसे जैसे 3 डिग्री से 2 डिग्री से 1 डिग्री तरफ आ रहे हैं, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता जा रहा है, जो कि एलिमिनेशन पाथ के फेवर में नहीं जाएगा, और अल्फा कार्बन पर हिंड्रेंस कम होती जा रही है, जो कि SN2 पाथ के फेवर में जाएगा। तो यहां पर होगा क्या कि SN2 पाथ इस बार मेजर प्रोडक्ट यील्ड करेगी, ठीक है ना। SN2 path will yield major product, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। ये ईथर SN2 पाथ से बनेगा, ये एल्कीन E2 पाथ से बनेगा, लेकिन इस बार एल्कीन कम बनेगा। मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होगा, SN2 प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होते जाने के कारण। तो ये बातें मन में बिठा लो। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ इथॉक्साइड आयन यूज करेंगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ अगर अपन इथॉक्साइड आयन यूज करेंगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट है, और SN2 पाथ मेजरली फॉलो होगी। यह रिएक्शन ईथर फॉर्मेशन में काम आती है, और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। तो रिएक्शन कुल मिलाकर जनरल वे में लिखी जाए तो ये है, RX एक एल्काइल हैलाइड जो कि 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ अगर अपन RO माइनस ROH यूज करें, R-O माइनस R-OH, यहाँ पर ये जो R- है ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री हो गया तो ये काफी बल्की हो जाएगा। ये जो एल्कोक्साइड आयन है ना, इसमें ये एल्काइल ग्रुप अगर 3 डिग्री हो गया तो ये बहुत बल्की हो जाएगा, और अगर ये बल्की हो जाएगा तो ये फिर से एलिमिनेशन पाथ को फेवर करने लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो एल्काइल हैलाइड अपना प्राइमरी है, और एल्कोक्साइड आयन जो है ना वो टर्शियरी नहीं होना चाहिए, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो SN2 पाथ से बनेगा, ईथर, और ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इसको ध्यान रखें, इसको विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने जो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी वाली बात बताई थी ना, इसको सेट-ज़ेफ रूल या ज़ेट-सेव रूल कहते हैं, सेट-ज़ेफ या ज़ेट-सेव रूल। इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि एल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स डबली बॉन्डेड कार्बन्स पर लगे होंगे, उतना ही एल्कीन को स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस ध्यान रखना, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के साथ बनती होती है, और ये SN2 रिएक्शन है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बल्कि बेस वाली बात भी क्लियर कर देता हूं। मान लो अपना एल्काइल हैलाइड ये होता CH3 CH2 CH2Br, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2Br, और अपन ये यूज करते टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं Me3CO- मिथाइल ग्रुप के लिए Me। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल Me3COH। और ये अपने आप में आप देख रहे हैं काफी बल्की है, बल्की भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, बल्कि एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप्स है ना, ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं अपने इंडक्टिव इफेक्ट के चलते। ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन और भी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस में ये भले ही 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, लेकिन क्योंकि ये बल्की हो गया है, ध्यान से देखो अल्फा कार्बन पर ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है, अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन ये जो बेस है, ये बेस ही अपने आप में स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसमें काफी बड़ा ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन के अराउंड, इस वजह से जो सब्स्टिट्यूशन पाथ है वो अब उतना फेवर्ड नहीं है। इस तरह का स्टेरिकली हिंडर्ड बेस जो है ना, वो एलिमिनेशन ही फेवर करेगा। H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके अल्फा बीटा अनसैचुरेशन लाना, तो यहां पर जो E2 प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जब E2 बनेगा तो यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी जनरेट होगा। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसलिए जनरेट होगा क्योंकि ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन H प्लस पुल कर लेगा, तो ये खुद टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ईथर। तो यहां पर अब विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस माइनर प्रोडक्ट हो रही है, तो ये रिएक्शन हमारे लिए प्रैक्टिकली ईथर फॉर्मेशन के काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है जो टर्ड ब्यूटाइल ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसका एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और बात इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना, समझा देना जरूरी है, वो ये है कि ये जो अपना बल्कि बेस है, ये लेस हिंडर्ड पोजीशन से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना प्रेफर करेगा, लेस हिंडर्ड पोजीशन से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना प्रेफर करेगा। जैसे ये अपने सामने एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन 2 डिग्री है आप देख सकते हैं, और ये कॉर्नर वाले बीटा कार्बन ऑब्वियसली 1 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर इथॉक्साइड आयन इन इथेनॉल यूज करूं, कि जो कि नॉर्मली अपन एलिमिनेशन के लिए यूज करते हैं, तो इथॉक्साइड आयन तो वहीं से H प्लस निकालना प्रेफर करता है जहां से मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा हो। और मोर स्टेबल एल्कीन आप समझ सकते हैं 2 डिग्री वाले कार्बन से H प्लस निकालने पर बनेगा। ठीक है ना, 2 डिग्री वाले कार्बन से H प्लस निकलेगा, फिर यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में काम आएंगे और ब्रोमाइड डिपार्ट करेगा, तो अल्टीमेटली ये एल्कीन बनेगा। वैसे तो दूसरे भी बीटा हाइड्रोजन हैं ये वाले, यहां से भी आप H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करने पर यह प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इथॉक्साइड आयन यूज करने पर मोर स्टेबल एल्कीन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट एंड लेस स्टेबल एल्कीन वुड बी द माइनर प्रोडक्ट। मतलब इथॉक्साइड आयन जो है ना वो सेट-ज़ेफ रूल फॉलो करता है, सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर सेट-ज़ेफ या जेट-सेफ दोनों नाम ही एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर मल्टीपल पोजीशंस में डबल बॉन्ड आना पॉसिबल हो तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर मोर स्टेबल एल्कीन होता है, और उसमें भी अगर सिस ट्रांस दोनों बन सकते हो तो ट्रांस आइसोमर यूजुअली E2 में मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इस वजह से इस रिएक्शन को अपन रीजियो सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं। रीजियो सिलेक्टिव मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डबल बॉन्ड आना पॉसिबल हो तो ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डबल बॉन्ड आने को सिलेक्ट करता है, प्रेफर करता है। दूसरी तरफ
अगर अपन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इन टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल यूज करें तो ये अपने आप में एक बल्की बेस है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन निकालना प्रेफर नहीं करेगा। ये कॉर्नर से जहां पर हिंड्रेंस कम है वहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना प्रेफर करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जरूर है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट डेफिनेटली बनाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन इस बार लेस स्टेबल एल्कीन, पिछली बार मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट था, इस बार लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? तो लेस स्टेबल एल्कीन जब मेजर प्रोडक्ट बनता है तो अपन बोलते हैं कि हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ है। लेस स्टेबल एल्कीन का मेजर प्रोडक्ट बनना हॉफमैन एलिमिनेशन कहलाता है। एनीवेज ये सब याद भी ना रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन वर्ड याद ना रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि बल्कि बेस के साथ डबल बॉन्ड कॉर्नर पर आने की संभावना रहेगी, और इथॉक्साइड आयन के साथ मोर स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? तो ये थी E2 रिएक्शंस की कहानी। E2 रिएक्शंस के लिए एल्कोक्साइड आयन्स इन अल्कोहल यूज करना सबसे कॉमन है, ध्यान रहे। फिर अगर मैं आपको लास्ट में एक समरी बताना चाहूं तो SN2 रिएक्शंस जो होती हैं, SN2 रिएक्शंस के लिए एल्काइल हैलाइड्स पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन जो है वो मिथाइल हैलाइड में सबसे फेवर्ड है, पिछली बार भी बताया था। फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में बिल्कुल भी नहीं होगी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में नहीं होगी। ठीक है? तो एक तो सबस्ट्रेट की बात है, दूसरा SN2 रिएक्शंस कराने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिलेटिवली स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होनी चाहिए, उसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। सो वी नीड अ रीजनेबली स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 रिएक्शंस। ठीक है ना? SN2 रिएक्शंस यूजुअली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में फेवर्ड होती हैं। SN2 reactions are favored more in polar aprotic solvents। इस तरह की बातें अगर अपन ध्यान रखें तो पता चल जाएगा कि कौन सी पाथ फॉलो होने वाली है। जहां तक E2 का सवाल है, E2 के लिए अपन को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कोक्साइड, एल्कोहलिक OH माइनस या NH2 माइनस, इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए, इनके बिना E2 पाथ फॉलो नहीं होगी। दूसरी बात, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में E2 पाथ हाईली फेवर्ड होगी क्योंकि मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, ध्यान रखना। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन कंपैरेटिवली लेस फेवर्ड होगा, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में काफी कम फेवर्ड होगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन E2 पाथ से करवाने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बल्की बेस चाहिए होगा, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है? जहां तक SN1 का सवाल है, SN1 के लिए स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली मैटर करता नहीं है। SN1 यूजुअली वीक न्यूक्लियोफाइल्स करवाते हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं अपने आप में। तो SN1 रिएक्शन मोस्टली जो है ना वो सॉल्वोलिसिस होती है, सॉल्वेंट द्वारा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक। और E1 जो है ना, E1 हाई टेम्परेचर पर होता है, तो जहां पर SN1 हो रहा है वहां पर E1 का चांस तो रहता ही है। चलिए इन्हीं बातों को इलस्ट्रेट करते हुए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड है, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर है। इसके केस में अपन ने ये रिएजेंट्स यूज किए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं। मैं चाहूंगा आप लोग अपने लेवल पर इनके प्रोडक्ट्स डिसाइड करके बनाएं।
और कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है ऑब्वियसली ये भी डिसाइड करें। तो देखिए फर्स्ट वाली जो रिएक्शन सबसे ऊपर लिखी हुई है ये सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये जो सॉल्वेंट है ये अपने आप में एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है। इट विल नॉट बी एबल टू अटैक द अल्फा कार्बन डायरेक्टली। तो इसकी पॉलिसी यही है कि पहले एल्काइल हैलाइड के ब्रेक होने का वेट किया जाए, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का वेट किया जाए। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो कार्बोकेटायन बन भी सकता है, अगर 1 डिग्री होता तो फिर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन रूल्ड आउट होता। और अगर एक बार कार्बोकेटायन बन गया जो कि एक प्लेनर स्पीशीज है तो फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उस प्लेन के अबव एंड बिलो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। मतलब यहाँ पर रेसेमाइजेशन होगा, 2 एनैंटियोमर्स बनेंगे ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स में। तो यहाँ पर SN1 पाथ फॉलो हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही सेकेंड पाथ में भी, सेकेंड क्वेश्चन में भी है। इथेनॉल भी एक सॉल्वेंट है, इथेनॉल एक सॉल्वेंट है, अपने आप में एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बाद ही अटैक कर पाएगा। यहाँ भी SN1 पाथ फॉलो हो रही है। देखो ये सेकेंड नंबर की रिएक्शन और ये थर्ड नंबर की रिएक्शन, इनमें जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है वो तो दोनों में ही होगा, ध्यान रहे। तो SN1 और E1 दोनों का फर्स्ट स्टेप तो सेम है, बस यहाँ पर ये जो डेल्टा लगा दिया है ये हाई टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब कार्बोकेटायन बनने के बाद एलिमिनेशन हो जाएगा, H+ का लॉस होगा, कोई सॉल्यूशन में प्रेजेंट वीक बेस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एल्कीन्स बनेंगे। दोनों पॉसिबल एल्कीन्स बनेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर 3 एल्कीन्स पॉसिबल है सिस ट्रांस आइसोमर्स मिलाकर, तो तीनों ही मिलेंगे, पर ट्रांस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर स्टेबल एल्कीन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर E1 पाथ फॉलो होगी। फोर्थ वाले केस में अभी अपन डिस्कस कर ही रहे थे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में इथॉक्साइड आयन के साथ एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, और एलिमिनेशन यहाँ पर मोर स्टेबल एल्कीन जनरेट करेगा। यहाँ पर भी ऑल पॉसिबल एल्कीन्स बनेंगे, but trans 2 butene would be the major product। यहाँ पर E2 पाथ फॉलो होगी। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं होपफुली। आगे बढ़ दें। ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो आयन है ये अपने आप में एक बल्की बेस है। अब आप देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ये वाला बीटा कार्बन 2 डिग्री है, ये वाला बीटा कार्बन 1 डिग्री है। तो टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन 1 डिग्री बीटा कार्बन से H+ निकालना प्रेफर करेगा, क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस कम है। ये अपने आप में खुद ही स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये एकदम कम हिंड्रेंस वाली पोजीशन से H+ एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पर लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन्स माइनर प्रोडक्ट बनेंगी। माइनर पाथ यहाँ पर भी E2 ही फॉलो हुई है। और लास्ट वाले 2 रिएक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं। गुड न्यूक्लियोफाइल्स मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल वो रिलायबल है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है कि एलिमिनेशन हो जाए, और इतने वीक न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है कि डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। तो यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन होगा, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। तो इन दोनों ही केसेस में SN2 पाथ फॉलो होगी। तो इस तरह से वेरियस केसेस में अब आपको डिसाइड करना आना चाहिए। ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिगार्डिंग रिएक्शंस विद मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स विद मेटल्स। तो ये रिएक्शंस मोर और लेस आपको थोड़ा याद ही रखनी पड़ती हैं। एक तो है वुड्स रिएक्शन, इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, ध्यान रहे वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन के बारे में आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये एल्केन फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है और सिमेट्रिक एल्केन्स बनाने के लिए प्रेफर्ड होती है, ठीक है ना। सोडियम ट्राई ईथर
सोडियम यहाँ पर रिएजेंट है जिसके जरिए रिएक्शन होगी और दो एल्काइल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे, साथ साथ NaX भी बनेगा. So Ward's reaction is a good method of preparing symmetric alkanes. हाँ, अगर अपन दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेंगे तो अपन को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे. मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे आर 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 डैश आर डैश आर डैश. तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने के कारण और ये सब कंपैरेबल अमाउंट्स में मिलेंगे, इस वजह से अनसिमेट्रिकल एल्केन जैसे आर आर डैश, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए वुड्स रिएक्शन एक प्रेफर्ड मेथड नहीं है. अगर आपको प्रिपेयर करना है एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन तो आप इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम एंड ड्राई ईथर से रिएक्ट करा के ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एन प्रोपेन, तो उसके लिए अगर आप सोचेंगे CH3Br और C2H5Br यूज करके सोडियम और ईथर मीडियम में ये अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है. यहां पर हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेंगे. तो ये बातें तो आप शायद रिकॉल कर पाए. वुड्स रिएक्शन से ही मिलती जुलती एक दो और रिएक्शन से, अगर अपन एराइल हैलाइड लें और एक एल्काइल हैलाइड लें, तो ये तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ही हो गए, डिफरेंट हैलाइड्स ही हो गए. पर इस केस में इस रिएक्शन को एक स्लाइटली डिफरेंट नाम दे दिया जाता है. यहां पर भी आई थिंक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने एक ही प्रोडक्ट मेंशन किया है और इस रिएक्शन को नाम दिया है वुड्स फिटेग रिएक्शन. एराइल हैलाइड लेने पर यह रिएक्शन वुड्स फिटेग रिएक्शन कहलाती है. वुड्स रिएक्शन एक्चुअली रेडिकल फॉर्मेशन, एल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है. इसके मैकेनिज्म में अपन को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. और अगर सिर्फ एराइल हैलाइड्स ही हों, एराइल ग्रुप्स को ही आपस में कनेक्ट कराना हो, तो भी सेम रिएजेंट वर्क करता है. तब इस रिएक्शन को सिर्फ फिटेग रिएक्शन कहते हैं और ये बाइफिनाइल या डाइफिनाइल मॉलिक्यूल बनाने में काम आती है. So this reaction is called as Fittag reaction. इनको ध्यान रखना आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो एक तो ये है वुड्स रिएक्शन और उससे रिलेटेड रिएक्शंस. और दूसरी रिएक्शंस हैं, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस. कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड्स फॉर्मेशन के काम आती है. इसमें अगर हम एल्काइल हैलाइड को पहले लिथियम से और उसके बाद CuI से रिएक्ट कराएं, तो पहले RLI, फर्स्ट स्टेप में RLI और सेकंड स्टेप में R2CuLi बनता है, जिसको बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट. डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट. जब एल्काइल ग्रुप किसी मेटल के साथ जुड़ा रहता है ना, तो एल्काइल ग्रुप पर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें आयनिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होगा. तो ये जो डाइएल्काइल लिथियम क्यूप्रेट है एक तरह से एल्केनाइड आयन का सोर्स है, सोर्स ऑफ एल्केनाइड आयन. एल्काइनाइड आयन मतलब एल्काइल एनायन का सोर्स है बेसिकली. और इसके जरिए अगर हम किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, ये वाला एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर सब्स्टिट्यूशन कराएं R- से,
R माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके चलते SN2 रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन होता है। R माइनस जो है वो X माइनस को डिस्प्लेस करता है और एक अनसिमेट्रिकल एल्केन यहां से बन सकता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए कोरे हाउस सिंथेसिस यूज में ली जा सकती है। पर ध्यान रहे ये जो अल्काइल हैलाइड है जिस पर अपन अटैक करा रहे हैं ये 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 1 डिग्री नहीं रहा तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड की डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे एलिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक और रिएक्शन है ये मेटल्स के साथ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत यूजफुल रिएजेंट है जिसके जरिए हम बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शंस तो हम आगे देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन पर यहां बात कर लेते हैं। कोई भी अल्काइल हैलाइड लेकर उसको मैग्नीशियम अगेन इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर कभी कभी THF भी लिखा रहता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन भी बेसिकली एक ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इस ईथर को कहते हैं। ये सॉल्वेंट का काम करता है और उस केस में फिर ये मैग्नीशियम जो है ना ये बीच में इंसर्ट हो जाता है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये मैग्नीशियम दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, X पर माइनस, और इस कार्बन पर भी एक तरह से माइनस चार्ज है। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड हाईली आयनिक बॉन्ड है। फिर से ये भी एक सोर्स ऑफ R माइनस आयन है और R माइनस आयन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रहे अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है ना तो वो ज्यादा अनस्टेबल फील करता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने के बजाय नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आना मोर डिस्टेबलाइजिंग है, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आने के बजाय कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आना और भी ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग है। और यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर लोन पेयर होगा, उसके कारण ये हाईली रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग बेस है और इसको हमेशा एक एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश रहती है। इसलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, तो ये इंश्योर करना होता है कि सॉल्वेंट में या मीडियम में वाटर प्रेजेंट ना हो, सॉल्वेंट ड्राई होना चाहिए। इसीलिए अपन ने यहाँ पर ड्राई वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एसिडिक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेटली कर लेगा, ठीक है ना। अगर इसको अपन ने वाटर में डाल दिया तो ये वाटर से H+ निकाल लेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर हो या इवन मिथेनॉल हो। मिथेनॉल का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नहीं होता लेकिन ये उसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ऑब्वियसली अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तब तो उसका H+ एब्स्ट्रैक्ट होना ही होना है। CH3CO- Mg2+ X-। तो एसिडिक हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट करता है। इन सारी रिएक्शंस में R- has reacted as a base, R- reacted as a base, और R- को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करवा सकते हैं। अगर हम किसी एल्डिहाइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाएं, उसको कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना दें एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वह एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, प्रेफरेबली O-H, R, और फिर बाद में हम वाटर डालते हैं, बाद में एसिडिफाई करते हैं, और फिर ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये प्रोटॉन गेन कर लेगा। ध्यान रहे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में वाटर कभी भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा और आपकी इंटेंडेड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस अपन एक अलग सेक्शन में देखेंगे डिटेल्स में। तो ये हुए रिएक्शंस विद मेटल्स, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं रिएक्शंस ऑफ
एराइल हैलाइड्स की बात करूं तो एराइल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल है। जिस तरह से एल्काइल हैलाइड्स की टिपिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एराइल हैलाइड्स में जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये तो मैंने इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, पर समझने वाली बात यह है कि एराइल हैलाइड्स में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिए हुए है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसको सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट है। हाँ, कुछ फोर्सिबल रिएक्शंस हम जरूर कराते हैं, ऐसी 1-2 रिएक्शंस एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो मैं भी आपको बता रहा हूं। किसी एराइल हैलाइड के साथ आप कॉपर मेटल की प्रेजेंस में NaOH से रिएक्शन करवाएं हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स पर। ये एक तरह से फोर्सिबली कराई जाने वाली रिएक्शन है। इसमें फिर ये जो OH- है ये इस X को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जिस तरह से एल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता था, उतना आसानी से एराइल हैलाइड्स में नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करके Cl- को डिपार्ट कराना या हैलाइड आयन को डिपार्ट कराना डिफिकल्ट है। फिर भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर यह रिएक्शन करवाई जाती है इंडस्ट्री में। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें हम हेलो एरीन्स को फिनॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को डाउज प्रोसेस कहते हैं इंडस्ट्रियली, डाउज प्रोसेस। सिमिलर इसी तरह से अमोनिया के साथ भी एक फोर्सिबल रिएक्शन करा सकते हैं वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स पर। इसमें अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फाइनली अमीन ग्रुप लग जाएगा। इसको डाउज रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शंस इंडस्ट्री में कराई जाती हैं, बट सिंथेसिस में क्वेश्चंस में आप इनको यूज ना करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये विगरस कंडीशंस में जबरदस्ती कराई गई रिएक्शंस हैं एक तरह से। अगर आपको क्लोरोबेंजीन में सब्स्टिट्यूशन कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप क्लोरीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगाना पड़ेगा। और जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, उतना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना आसान हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप्स हैं, ये डबल बॉन्ड को, कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड को वीकर बनाएंगे, कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड को वीकर बनाएंगे, और इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। तो ईज ऑफ SN रिएक्शन नाइट्रो ग्रुप्स लगाने पर बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को अपन रेजोनेंस के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो NO2 ग्रुप जो है वो इस तरह से लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, और अपन ने कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, और फिर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर अटैक करेगा।
ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मैकेनिज्म के साथ गिवन है। तो क्लोरीन और ये न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और फिर इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर लिखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएगा। ये क्लोरीन, ये न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके बनने वाले एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। अगर नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा रहेगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है ये नाइट्रो ग्रुप के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो पाएगा और इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइजेशन मिलेगा। अगर नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर रहता तो ये जो लोन पेयर आया है इंटरमीडिएट में, इसको नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस करने का मौका नहीं मिलता और इस वजह से फिर ये इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता। तो इस इंटरमीडिएट के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर SN2 रिएक्शन कराना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कर लेगा। फाइनली फिर यहाँ से क्लोराइड आयन डिपार्ट कर जाएगा सेकेंड स्टेप में और एरोमेटिसिटी रिज्यूम हो जाएगी। तो NO2 ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर रहने से SN रिएक्शन हो पाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा जो बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वो तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में भी होंगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो हैलोजेंस है ना, इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट तो नेगेटिव है। बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं सिग्मा बॉन्ड में। इंडक्टिव इफेक्ट तो इनका नेगेटिव है क्योंकि क्लोरीन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन एटम्स के ग्रुप से, तो इसका -I इफेक्ट आता है। लेकिन इसका जो ये लोन पेयर है, ये इसके जरिए ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई भी करता है। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस के जरिए तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। और हैलोजेंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा डोमिनेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट समवॉट डोमिनेट्स ओवर द मेसोमेरिक इफेक्ट। ये एक अनयूजुअल बात है। आमतौर पर रेजोनेंस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर माना जाता है। आमतौर पर अगर मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है और इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम डोमिनेंट मानते हैं। दूसरे केसेस में जैसे NH2 में या OH में, उनमें रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट रहता है और इस वजह से वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन हैलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा डोमिनेंट है, इस वजह से ओवरऑल ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हैलोजेंस जो हैं
ये एक वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ध्यान रखना। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर डायरेक्ट करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पूरी रिंग पर ही आएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर भी आएगा। जितना दूर जाओगे उतना कम आएगा वैसे, लेकिन आएगा सारी पोजीशंस पर। तो कुल मिलाकर जो लेस डीएक्टिवेटेड पोजीशंस हैं वो ऑर्थो पोजीशंस हैं और पैरा पोजीशन है। मेटा पोजीशन के मुकाबले ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है ना वो लेस डीएक्टिवेटेड हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करेगा। ठीक है ना? तो अगर इसका नाइट्रेशन कराएं HNO3 विद H2SO4, तो नाइट्रेशन में दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट। यूजुअली हम पैरा प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट के तौर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी दूसरी रिएक्शंस, इवन यहां पर अगर मैं ब्रोमिनेशन करा दूं Br2FeBr3, तो ब्रोमिनेशन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर होगा। तो हैलोजन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बट हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये बात ध्यान रखना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इसके अलावा एक्सरसाइज शीट के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं वो मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो तो आप भी देख सकते हैं। 10.11 इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स पर ध्यान देते हैं। पहला कन्वर्जन इसमें बोला गया है इथेनॉल को ब्यूट 1 आयन में कन्वर्ट करें। तो इथेनॉल तो ये होता है और ब्यूट 1 आयन ये है, तो इसमें कार्बन काउंट बढ़ाना है तो ऑब्वियसली किसी और रिएजेंट के थ्रू कार्बन एटम्स लाने पड़ेंगे। पहले तो हम इसको SOCl2 या PCl5 के जरिए से रिएक्ट करा के CH3CH2Cl में बदल लेते हैं, और CH3CH2Cl में फिर एक न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, और वो न्यूक्लियोफाइल ये होगा एल्काइनाइड आयन, इथाइनाइड आयन, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक कराते हैं और सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो ये अपना 1 ब्यूटाइन प्रिपेयर हो जाएगा। आप में से किसी के पास कोई ऑल्टरनेट थिंकिंग हो, ऑल्टरनेट अप्रोच हो, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई बेटर मेथड लग रहा हो या कोई दूसरा तरीका लग रहा हो तो आप बता सकते हैं, और मेरे तरीके में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। सेकेंड कन्वर्जन है ईथेन का ब्रोमो ईथेन में। ईथेन का ब्रोमो ईथेन में कन्वर्जन तो बहुत आसान है। इसके लिए आप सिंपली Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज करें। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन में, तो इसमें कैसे कन्वर्जन करेंगे? कोई बताना चाहेगा? रुचिका तोशनीवाल, आप बताओ कैसे कन्वर्जन करें।
पहले अपन HBr से रिएक्शन करा सकते हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में। HBr से परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होने के बाद फिर अपन NO2 ग्रुप लगाना चाह रहे हैं। NO2 ग्रुप लगाने के लिए हमें AgNO2 यूज करना चाहिए या KNO2 यूज करना चाहिए? अपन को AgNO2 यूज करना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर तो बॉन्ड बना लेता है सिल्वर के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल रहता है अटैक करने के लिए, तो AgNO2 यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? हर्षिता रावत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। नेक्स्ट है टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। आप भी क्विकली अपना एक अप्रोच डिसाइड करने की कोशिश जरूर करें। बेंजाइल अल्कोहल तक पहुंचना है तो क्या करें? अपन Br2H न्यू से रिएक्शन करा सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटिवली NBS एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड से रिएक्शन करा सकते हैं CCl4 में, उससे CH2Cl बन जाएगा और फिर बाद में अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं एक्वस KOH से या NaOH से। तो इस तरह से ये कन्वर्जन काफी आसान है आई थिंक। फिर भी मैं सारे कन्वर्जन एक बार कर लेता हूँ इस वाले क्वेश्चन के। सर फोर्थ में जो आपने ये फर्स्ट स्टेप किया उसमें Br2 की जगह Cl2 नहीं लेंगे अपन? हाँ, Cl2 लेंगे तो CH2Cl लगेगा और Br2 लेंगे तो CH2Br लग जाएगा। ये सर। ठीक है ना, बेंजाइल ब्रोमाइड। फिफ्थ वाले में प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपाइन में, प्रोपीन टू प्रोपाइन। ये कन्वर्जन कैसे करेंगे सोचिए। प्रोपीन टू प्रोपाइन जाने के लिए पहले मैं इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन कर देता हूं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और उसके बाद मैं इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करूंगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए अपन अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं 2 मोल्स, या फिर स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए तो फिर अपन NaNH2 भी यूज कर सकते हैं। NaNH2 इन अमोनिया 2 मोल्स, मतलब जितना इस अल्काइल हैलाइड का अमाउंट है उसके डबल अमाउंट में अपन को बेस लेना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, इसमें 2 स्टेप्स में एलिमिनेशन होगा। अगर अपन इसको अल्फा कार्बन माने तो ये बीटा कार्बन है, तो पहली बार में ये वाला H+ निकलेगा, ये वाला Br- निकलेगा, और दूसरी बार में फिर अगर इसको अल्फा माने तो ये बीटा है, फिर ये वाला H+ निकलेगा और ये वाला Br- निकलेगा। 2 स्टेप्स ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होने के बाद यहाँ पर एल्काइन बन पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। तो इस तरह के कन्वर्जन्स करते समय आप चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें, रिएजेंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करें, बार बार नोट्स ना देखें, अपने दिमाग पर जोर डालें और पूरा अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप नोट्स देख सकते हैं। तो इसमें अपन को फ्लोराइड तक जाना है, पहले अपन को इसको क्लोराइड या ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, P4 + Br2, इससे इसको CH3 CH2 Br में बदल लिया। उसके बाद मैंने फ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए एक रिएक्शन बताई थी, याद है आपको उसका नाम? AgF के साथ या SbF3 के साथ, उसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन से ये इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही 7th पार्ट में ब्रोमोमीथेन को प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना है, CH3Br को प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना है। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? गर्वित। हाँ गर्वित बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, इसके अंदर अपने स्वार्ट्स रिएक्शन अपन डायरेक्टली उसमें नहीं लगा सकते ताकि OH सीधा F में कन्वर्ट हो, या फिर ऐसा नहीं कोई नहीं, रिएजेंट यूज नहीं कर सकते थे? अभी तक अपने मतलब स्टडी में तो ऐसा कोई रिएजेंट आया नहीं है।
डायरेक्ट फ्लोराइड बनाने के लिए। पहले एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड से फिर फ्लोराइड बनाते हैं AgF या SbF3 से रिएक्शन करा के, उसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें ब्रोमाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपकी नॉलेज में कोई डायरेक्ट रिएजेंट हो तो आप बताओ। ओके सर। ठीक है ना, डायरेक्टली अपन AgF अल्कोहल में नहीं लगा सकते, ये AgF का जो एक्शन है ये तो एल्काइल ब्रोमाइड पर ही होता है। ठीक है, अब इस 7th रिएक्शन के बारे में सोचें। इसमें आई थिंक अपन को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना ही पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, इसको अपन चाहें तो इसको अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, Mg in THF CH3 MgBr, और उसके बाद एक एल्डिहाइड से रिएक्शन करा देते हैं, एल्डिहाइड से रिएक्शन करा के एसिडिफिकेशन कर देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस आप लोगों ने शायद पढ़ी हो। तो एल्डिहाइड पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, और इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फाइनली यहाँ पर ये 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। फिर इस एल्कोहल का अपन ऑक्सीडेशन कर क्रोमिक एनहाइड्राइड से या H2CrO4 से। आई थिंक ये एक मेथड यहाँ पर होगा, पर ये वाली रिएक्शन इस चैप्टर में तो नहीं है, तो इस चैप्टर के किसी मैकेनिज्म से ये बन रहा हो ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये वाला पाथवे मैंने आपके सामने लिखा है, इसको तो फॉलो कर ही सकते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई ऑल्टरनेट पाथवे हो तो बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूट 1ene से ब्यूट 2ene तक जाना। ब्यूट 1ene से ब्यूट 2ene तक पहुंचना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। तो सबसे पहले HBr से रिएक्शन कराते हैं विदाउट पेरोक्साइड, तो यहाँ पर ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनने के बाद फिर आप एलिमिनेशन करा दो ETO- इन ETOH, तो ये एल्कीन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट के तौर पर। इसका एक 9th पार्ट है, क्लोरोब्यूटेन को ऑक्टेन में बदलना। तो क्लोरोब्यूटेन को ऑक्टेन में बदलना तो बहुत आसान है, सीधे सीधे कार्बन का काउंट डबल करना है, और इसके लिए अपन यूज करते हैं फोर्ड्स रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फोर्ड्स रिएक्शन है, इससे बन जाएगा एन ऑक्टेन। इस तरह की चीजें आप प्रैक्टिस करें तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 10th वाली रिएक्शन भी अभी अभी मैंने बताई है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हो तो इसमें कहा गया है कि बेंजीन को बायफिनाइल में कन्वर्ट करो। बेंजीन को बायफिनाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम सोडियम इन ड्राई ईथर यूज करेंगे, THF भी यूज कर सकते हैं। ये फिटिग रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट के पेजेस हैं वो भी आप लोग एक बार रीड कर लेना, और इनके कुछ शॉर्ट नोट्स अपने लेवल पर बना लेना। ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 किस किस काम आता है। एक तो इंपॉर्टेंट यूजेस बस, डाइक्लोरोमीथेन क्या है, क्लोरोफॉर्म बेसिकली क्लोरोफॉर्म मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करते थे। इट कॉजेज डिजीनेस, ठीक है ना, कैन कॉज डिजीनेस, बेसिकली बेहोशी लाने के काम आता है ये। और इसकी ये जो रिएक्शन है फॉस्जीन फॉर्मेशन की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फॉस्जीन एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। क्लोरोफॉर्म is slowly oxidized by air in the presence of light to give
an extremely poisonous gas, carbonyl chloride, also known as phosgene. तो इस गैस के बारे में कई बार पूछा जा चुका है. The major use of chloroform today is the production of the freon refrigerant. तो एक दो इंपॉर्टेंट यूजेस आप यहाँ से डेफिनेटली नोट करें. आयोडोफॉर्म जो है वो एक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होता है. कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लो. तो इसमें आज थिंक ज्यादा कुछ पढ़ाने का है नहीं, आपको एक बार रीडिंग मारनी पड़ेगी और खुद के लेवल पर ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे. हाँ, जो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है वो डेफिनेटली याद करें. डीडीटी एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, इससे तो आप लोग इसका नाम तो एटलीस्ट जानते होंगे. इसका फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन. डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, इसका स्ट्रक्चर पहचानना जरूर आना चाहिए. इसका स्ट्रक्चर डेफिनेटली ध्यान रखें. तो यहाँ से इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं. अभी अगर आपके पास जो लोग जेईई मेन दे रहे हैं उनके पास टाइम लिमिटेड है तो ये सेक्शन छोड़ भी सकते हैं. पर नेक्स्ट मंथ जैसे बोर्ड्स की तरफ भी आप ओरिएंट हो गए या जेईई मेंस की तरफ ओरिएंटेड हो गए तो इस वाले इन एक दो पेजेस को भी आप एक बार रीड करके इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना. स्पेशली जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड्स का और एक दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो डेफिनेटली ध्यान रहने चाहिए. इसके साथ ही ये चैप्टर का अपना डिस्कशन कंप्लीट हो गया है. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, एक्सरसाइज शीट्स हो तो आप पूछ सकते हैं. और अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप एक्सरसाइज शीट प्रॉपरली सॉल्व कर लो. आई थिंक मैंने चीज़ें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कवर किए हैं. अगर आप ढंग से रिवाइज करोगे तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे. तो इसके सारे क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए हैं वो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लें. डाउट्स कलेक्ट करके आप नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टाइम अपन अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स ये चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. और तरीका वही रहेगा, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड देन रिएक्शंस. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस भी हम अगले चैप्टर में देखेंगे. देयर आर अ होस्ट ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. उस पर बात करेंगे अगली क्लास में. आज के लिए इतना ही रखते हैं.